चलिए चलिए भैया, अब आइए इंग्लिश मीडियम वालों को अब इंग्लिश मीडियम में पूरे का पूरे बात को समझा देते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीक़े से याद रखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम इसको हम समझा देते हैं। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस 1 मिनट। चलिए इंग्लिश मीडियम में आ जाइए, इंग्लिश मीडियम में अब इसको इंग्लिश मीडियम समझाते हैं। देखिए क्या है, ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज मोल, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, बड़ा आसान है। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सॉलिड या सॉल्वेंट का मोल और बटा में बिलियर सॉल्यूशन का मोल, बस हो गया। सॉलिड के मोल और बटा में सॉल्यूशन का जो मोल होता है उसी का रेशियो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, बस वही बात है। मोल फ्रैक्शन को वही लिखे, देख लीजिए। इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ द सॉलिड और सॉल्वेंट, या तो सॉलिड के मोल या तो सॉल्वेंट के मोल अब बटा में जितना सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का जितना मोल होगा उसी के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, उसी को रेशियो को हम क्या कहते हैं भैया, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम लोग एक्स द्वारा डिनोट करते हैं, किसको द्वारा, एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ द सॉलिड या सॉल्वेंट कहने का मतलब सॉलिड के मोल या तो सॉल्वेंट के मोल और बटा में टोटल मोल, सॉल्यूशन का टोटल मोल। क्लियर है। अच्छा बताइए, ऊपरो मोल है नीचो मोल है, तो इसका भी ऊपर का भी यूनिट मोल होता है, जिसका का भी यूनिट मोल होता है, मोल है। तो मोल से मोल खत्म, यानी कि क्या होता है, यूनिट लेस होता है। मान लीजिए मीटर बटा मीटर है, तो मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं ना, हाँ, तब यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस। चलिए समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ द सॉलिड और सॉल्वेंट एंड टोटल मोल इन ए सॉल्यूशन, किसी यानी कि कहने का अर्थ सीधे याद रखिए, सॉलिड या सॉल्वेंट का मोल और बटा में सॉल्यूशन का मोल को क्या कहते हैं हम लोग भैया, बोलेंगे मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया। अच्छा आपको ऐसे समझ लिया, अगर नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कोई चाय है तो मान लीजिए इसमें पानी का मात्रा था ज़्यादा, पानी का एक, इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ है, इसमें ऐसे समझ लीजिए, चीनी पानी है, चीनी है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में है तो इसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, चीनी कम मात्रा में तो इसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। आई जो दोनों का घोल है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो या तो पानी का मोल और बटा में सॉल्यूशन का मोल वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, या तो चीनी का मोल और बटा में सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या कहता है भैया, डिफाइन मोलारिटी। मोलारिटी क्या है, 3 वो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक मोलारिटी पढ़ना है, एक नॉर्मलिटी पढ़ना है, एक मोलालिटी पढ़ना है। तो चलिए मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी देखिए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml, ऐसे समझ लीजिए। अगर ये कोई बिलियन है, अगर कोई सॉल्यूशन है, तो इसमें मान लीजिए अगर पानी है और चीनी है, पानी है चीनी है, तो भैया आप ऐसे समझ लीजिए, पूरा ये दोनों को बिलियन को, इसको घोल को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन में ये जो चीनी कम मात्रा में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं, ये जो सॉलिड है, जो चीनी के मोल की जो संख्या होगा ना, 1000 मिलीलीटर कहने करते 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ही चीनी का मात्रा कहने करते, जितना ही सॉलिड के मोलों की संख्या होगा उसे हम लोग मोलारिटी कहेंगे। समझ गए ना, उसी को हम अंग्रेजी में लिखे हुए हैं मोलारिटी, और उसी को डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड के मोलों की संख्या विच इज प्रेजेंट, जो उपस्थित हो 1 लीटर या 1000 सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे भैया, मोलारिटी कहेंगे। जब मोलालिटी का परिभाषा पढ़ाएंगे, देख लीजिए ये मोलारिटी है, एक पढ़ना है मोलालिटी, वहाँ पर केवल एक चीज़ बदल जाएगा, यहाँ पर 1000 के जगह पर यहाँ पर लीटर के जगह पर केजी हो जाएगा, यहाँ पर ml के जगह पर ग्राम कर देंगे, और सॉल्यूशन के जगह पर यहाँ पर सॉल्वेट कर देंगे, बस एक चीज़ अंतर करेंगे तो उसका परिभाषा बन जाएगा। आइए हम समझा देते, वो भी समझाएंगे, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए आप। चलिए पहले क्या करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, इसे बड़का एम द्वारा डिनोट करते हैं। बड़का एम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड के मोलों की संख्या, और बटा में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर है, लीटर करने का तो वॉल्यूम आयतन, सॉल्यूशन का आयतन, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज़ समझ लीजिए। अच्छा अब एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ बता लीजिए, यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है, ऊपर में मोल है तो मोल, और नीचा में वॉल्यूम का आयतन होता है तो लीटर, तो मोल पर लीटर। यहाँ पर नीचा लीटर है तो ऊपर जाएगा तो पर लीटर, तो मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। अच्छा इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के वॉल्यूम के कारण टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि भैया मान लीजिए अगर 1 लीटर पानी, 1 लीटर अगर यानी कि याद रखिएगा, ये मोलारिटी जो होता है क्या करता है, मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन किसके कारण, तो वॉल्यूम या सॉल्यूशन के वॉल्यूम के कारण। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम के कारण होता है। अच्छा ये इसके बाद अगला लिखे हैं, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मोलारिटी होता है, घटता है, डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, समझ गए ना। अगर मोलारिटी टेम्परेचर अगर सॉल्यूशन का तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो मोलारिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, तो भाई क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के कारण टेम्परेचर पर यह निर्भर करता है। आप कैसे निर्भर करता है अभी आपको बताएंगे, जस्ट आगे हम आपको बताएंगे इसके क्वेश्चन के बाद। ये मोलारिटी का परिभाषा था। अब आइए मोलालिटी का परिभाषा आपको दिखाते हैं। मोलालिटी का सेम मिलता जुलता परिभाषा है, आप एक चीज़ केवल अंतर है, एक चीज़ अगर याद रखेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। कौन चीज़, सुनिए देखिए,
इसका परिभाषा देखिए, मोलालिटी। मोलालिटी कुछ नहीं, बड़ा आसान है, द नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉलिड विच इज़ प्रेजेंट इन 1000 किलोग्राम। वहाँ पर 1000 लीटर था, या 1000 ग्राम, यानी कि एक लीटर था, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, सही है। वहाँ पर इतना सॉल्वेंट में, यहाँ पर वहाँ पर सॉल्यूशन था, यहाँ पर सॉल्वेंट में, ऐसा समझिए कि 1000 अगर लीटर सॉल्यूशन में विलय के ये सॉलिड के संख्या, सॉलिड के मोल की संख्या को मोलालिटी 1000 ग्राम कहने करते 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल के संख्या, जितना सॉलिड के मोल की संख्या होगा ना, उसे कहेंगे मोलालिटी। अगर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है तो मोलारिटी, 1 लीटर सॉल्वेंट में है तो उसे क्या कहेंगे, मोलालिटी। अच्छा, समझ में आ गया। 1 केजी सॉल्वेंट में से क्या, 1 केजी सॉल्वेंट में से क्या कहेंगे, मोलालिटी। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे छोटका m द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका m का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ द सॉलिड और बटा में वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर केजी में ले रहे थे, यहाँ पर 1000 से गुना नहीं करेंगे, अगर ग्राम में लेंगे नहीं, इसी का वेट यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना, 1000 से गुना करना पड़ेगा, ये बात को याद रखिएगा। चलिए अगला। अच्छा, आप देखिए, ये टेम्परेचर पर डिपेंड ना करेगा, टेम्परेचर पर, इससे पहले इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर का तक मोल है तो मोल है, और नीचे में केजी है तो मोल पर केजी है, और इट इज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ड्यू टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, ये जो है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों भैया, केजी है, द्रव्यमान द्रव्यमान के कारण। क्योंकि देखिए, एक चीज़ बताइए, हम कहेंगे आप एगो 5 केजी का पत्थर ले आइए और उसका गर्म कर दीजिए तनका देर, फिर जोखिएगा तो 5 केजी रहेगा। भाई द्रव्यमान में कोई चेंजिंग थोड़ी ना आता है। लेकिन हम कहते हैं कि आप 5 किलो दूध ले आइए और उसको 4 मिनट 5-6 मिनट में कुछ 1 घंटा 2 घंटा गर्म कीजिए, तो उसके बाद देखिएगा दूध का मात्रा कम जाएगा, जरूर उसमें से कुछ न कुछ यानी निकल जाएगा, कमेगा। या 1 लीटर पानी ले आइए, उसको गर्म कीजिएगा तो घटबे करेगा। हाँ, वहाँ पर 1 लीटर बोल रहे हैं, वहाँ पर वॉल्यूम होता है, तो इसलिए वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड है, इसलिए वहाँ पर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मोलारिटी। लेकिन मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, कि यहाँ पर मास होता है, मास को टेम्परेचर से कोई लेना देना ना है। क्लियर है ना, समझ गए ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला आता है भैया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी और मोलारिटी में क्या अंतर है। तो बड़ा आसान है कि यहाँ पर ये सॉलिड के मोलों की संख्या कितना में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है उसे मोलारिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉलिड के मोल की संख्या होता है उसे मोलारिटी कहते हैं। इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, लेकिन ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, या इट इज टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है, इफेक्ट में प्रभावित डालना। अच्छा, इसका यूनिट होता है मोल बटा लीटर, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। समझ गए कि ना, तो बड़ा आसान है, 3 को 3 याद रखिएगा। चलिए अगला, नेक्स्ट यहाँ पर समझ में आ गया भाई। अगला यहाँ पर कितना है, 16 हो गया। चलिए 17 पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहना है 17। चलिए 25-26 को इसमें भी समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसका सेकेंड वीडियो लाकर मैं खत्म कर दूंगा। देखिए क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसके प्रकार बताइए। बड़ा आसान है, बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत वीवीआई भी है। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन विच इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोल ऑफ सॉलिड। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह गुण जो केवल सॉलिड के मोलों के संख्या पर निर्भर करता है, बट नॉट इट्स नेचर, इसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है, प्राकृतिक नेचर, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो इसे हम क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। बड़ा आसान है, क्या बोले भैया कि द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह गुण जो उसके क्या करता है, मोलों के सॉल्यूट के मोलों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूट के मोलों पर निर्भर करता है, उसे लेकिन इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कौन सी पर डिपेंड करता है, तो मोल्स ऑफ द सॉलिड कहने करता है सॉलिड के मोलों की संख्या पर। क्लियर है। अच्छा भैया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। हर एक खंड में कौन कौन 4 का होता है, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए कौन 4 को होता है, हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक में लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे डेल्टा पी द्वारा डिनोट करते हैं। एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा टी एफ द्वारा डिनोट करते हैं। एक इलिगेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा टी बी द्वारा डिनोट करते हैं। और उसके बाद एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग पाई द्वारा डिनोट करते हैं। क्या द्वारा पाई डिनोट करते हैं, पाई द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, उससे क्या करते हैं, पाई द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए अब आते हैं भैया, अब इसको सबके चारों का फेराफारी परिभाषा भी पढ़ते हैं। उस परिभाषा में सबसे पहले जो परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं भैया, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बड़ा आसान है। मान लीजिए कोई गिलास है, गिलास के ऊपर चायछाना लगा दिए। क्या लगा दिए, चायछाना। ये चायछाना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में SPM बोलते हैं। SPM कहने का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
समझ गए ना। एक तरह से मान लीजिए चाय छाना है, चाय छाना में छिद्र है, ठीक ना। इसमें चाय रखेंगे तो बताइए, तो चाय में पानी वाला भाग की मात्रा कथी है, ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं ना। अच्छा, यानी कि अंग्रेजी में जो ज़्यादा रहता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम मात्रा रहता है विलियन में, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो जो चाय पत्ती वाला भाग है, चाय पत्ती वाला भाग वो कम है तो सॉल्यूट है। हाँ, तो क्या होता है कि जब इसमें हम चाय रखते हैं तो यहाँ पर चाय तो इसमें जाकर यहाँ पर भर गया, चाय रह गया और नीचे गिर भी रहा है, यहाँ पर चाय पत्ती भी आके जमा हो गया। तो जब चाय रख रहे हैं, चाय गिर भी रहा है, लेकिन चाय पत्ती अपना ओर से, चाय पत्ती जो कम मात्रा में करने का तो जो सॉल्यूट है कहीं ना कहीं अपन प्रेशर एक रोक रहा है। चाय पानी वाला जो भाग है, पानी वाला भाग करने का तो जो सॉल्वेंट है ज़्यादा मात्रा में है, उसको कहीं ना कहीं अपना दाब लगा कर, प्रेशर लगा कर रोक रहा है। और उसके द्वारा जो दाब या प्रेशर उसको बहने के, उस चाय छाना से अंदर जाने के लिए रोकता है ना, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ गए कि ना, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देख लीजिए वही लिखे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड पार्टिकल के द्वारा लगाया गया बल टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकने के लिए सॉलिड के द्वारा जो बल लगाया जाता है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस करने का, चाय छाना से बहने के दौरान उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए भैया, इसे हम लोग पाई द्वारा डिनोट करते हैं। पाई का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, इसका यूनिट होता है ATM या बार। इसका यूनिट क्या होता है, ATM या बार। इसका यूनिट क्या होता है, ATM या बार। समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। देखिए चाय छाना वाला कॉन्सेप्ट से आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए हम अगला समझाते हैं। कैमा था ये 17-18 था शायद। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि बताइए, अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। बड़ा आसान है। चाय छाना से जो पानी वाला भाग अंदर बह के जा रहा था, इस चाय छाना से पानी वाला भाग अंदर बह के जो जा रहा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। बस हो गया, काम तमाम है। कहने का अर्थ है SPM से जो सॉल्वेंट पार्टिकल का बहाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस वैसा प्रक्रिया इन बीच जिसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट कहने का अर्थ जो ज़्यादा मात्रा में था पानी वाला भाग, जैसे चाय में पानी वाला भाग को ज़्यादा है तो सॉल्वेंट, अच्छा पत्ती कम है तो सॉलिड। तो जो पानी वाला भाग था, जो सॉल्वेंट पार्टिकल था, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, वह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ उसका बहाव जो होता है ना, थ्रू SPM कहने का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरह से चाय छाना की तरह होता है, उससे होकर जो ज़्यादा मात्रा में जो था सॉल्वेंट वाला भाग, उसको बहने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, उसे क्या कहते हैं भैया, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने फोटो में दर्शा भी दिया है, यहाँ पर देखिए मैंने आगे बढ़ा भी दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए चाय छाना लगा दिए है, इधर से इधर के पानी बह रहा है, इधर से इधर पानी बह रहा है, इधर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बहाव होता है किसका, हाँ, लेकिन इस सॉलिड को ना जाने देता है, कहता है ना हमरा से होकर जाएगा तो केवल सॉल्वेंटे जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया बताइए SPM से होकर केवल कौन पार्टिकल गुजरता है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल। कभी देखे चाय छाना से चाय पत्ती अंदर जाता है ना, भले रेयर केस में वो बह के चला जाए वाला बात है, लेकिन जाता है ना, सॉलिड ही जाता है हमेशा। जो पानी वाला भाग रहता है वही जाता है, अधिकतर मात्रा में रहता है वही जाता है। क्लियर है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला रिवर्स ऑस्मोसिस करने का उल्टा, अब उल्टा बहेगा। कभी मान लीजिए ये आपका गिलास है ना, अच्छा गिलास है, इसमें चाय छाना ये लगाए हुए, क्या लगाए हुए, चाय छाना लगाए हुए, यहाँ पर मान लीजिए चाय छाना लगाए हुए, इसमें आप पानी डाल रहे हैं। कभी वैसा होता है कि जब ये पूरा गिलास भर जाएगा ना चाय से, उसके बाद भी आप बलजोरिए चाय रखिएगा ना इसमें, तो ये आपको बाहर फेंक देगा, यानी कहने का बाहर गिर जाएगा चाय। क्यों भैया, यहाँ पर फुल हो गया है, आप इसमें बलजोरिए इसको प्रेशर लगा रहे हैं, तो अब क्या होता है, नीचा से ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बहने लगता है, उल्टा बहने लगता है, यानी उल्टा दबाव लगाता है और बाहर फेंक देता है। ऐसे समझिए। कभी एक सुइया लीजिएगा, एक सिरिंज जो होता है, सिरिंज इस प्रकार का रहता है, सिरिंज देखिए, सिरिंज वाला इस प्रकार का सिरिंज रहता है ना, इस प्रकार का सिरिंज रहता है सिरिंज। कभी इसको बंद कर दीजिए, मान लीजिए इसमें पानी रख दिए, इसको अगर बंद करके यहाँ से अगर दाबिएगा ना, तो आपको एक तरह से दाब महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से हम बंद करके रखें, अगर न रखिएगा तो फिर इसमें से पानी निकल के बाहर चल जाएगा, लेकिन अगर इसको बंद करके तब इसको दाबिएगा तो आपको प्रेशर महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा कि हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर से प्रेशर लग रहा है। वही है कि देखिए, वेन एक्सटर्नल प्रेशर, जब बाहरी प्रेशर इज अप्लाइड विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका जितना बहने का लिए दाब का आवश्यकता है उससे अधिक हम बाहर से दाब लगाते हैं ना, तो अब क्या होता है कि भैया
तब उल्टा बहने लगता है, तब ऑस्मोसिस सॉरी विच इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक बाहरी बल लगाते हैं तब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, जो सॉल्वेंट पार्टिकल का बहाव है वो लो से हाई की तरफ ना बल्कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो जाता है थ्रू एसपीएम, उस चायछाना से, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उल्टा बहने लगता है। नहीं बताया कि जब चायछाना को जब ज़्यादा रख दीजिएगा, चाय में ओवर हो जाता है तो बाहर निकलने लगता है, तो उस समय क्या होता है कि हाई से लो की तरफ बहने लगता है, उल्टा बहने लगता है, तो इसी को तो भैया हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है। देखिए मान लीजिए इधर की तरफ बह रहा था, लेकिन जब ऊपर से हम दाब लगाए ना तो इधर से इधर तो बहने लगा, लेकिन इधर से ही दाब मारा है ना इधर चल इधर भागो इधर भागो, तो उल्टा बहने लगता है, तो उल्टा बहने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लो कंसंट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। उसी को हम क्या उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। अगला चलिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका 20 हो गया। 5-6 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, 5-6 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। आ जाइए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ बड़ा आसान है, अब आसान आ गया। चलिए क्या कहता है भैया बताइए, वाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, वो ऐसा कोई दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो, बस हो गया बात बराबर। दो सोल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसा दो सोल्यूशन एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी दिया गया टेम्परेचर पर यदि दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मान लीजिए सोल्यूशन है वो ए है, वो सोल्यूशन 2 है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा ना, तो उसे हम उस प्रकार के सोल्यूशन क्या करेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन करेंगे। क्लियर है। और मान लीजिए 2 आदमी है, दोनों का ताकत बराबर है, तो उसे क्या करेंगे, आइसोटोनिक। समझ गए ना। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन किसे कहेंगे, वैसा दो सोल्यूशन जिसका दोनों का प्रेशर क्या हो, दाम क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। या अगला नेक्स्ट क्या कहता है, अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। सुनिए, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब नॉर्मल मोलर क्या होता है, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट is different from the actual and experimental value of molar mass due to association and dissociation of solid particle in solution। किसी भी सॉल्यूशन में तोड़ जोड़ के कारण, तोड़ जोड़ करने करते, मान लीजिए चीनी, पानी में चीनी मिलाते हैं तो घुल जाता है कि ना, हाँ, तो उसे टूट जाना, उसे बोलते हैं डिसोसिएशन बोलते हैं, और जुड़ जाना एसोसिएशन बोलते हैं। तो वही बात केवल याद रखिएगा, इसको कोई इसका है नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में किसी पार्टिकल को टूटने जुटने के कारण उसके जो मोलर मास में, उसके जिसको उसका जो वास्तविक मोलर मास रहता है, वो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास से अलग अलग दिखता रहता है। उसी अलग अलग मास को दिखने की और जो दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। समझ में आ गया। आपको केवल याद ही रखना पड़ेगा, ये कुछ आपको कोई है ना, इसमें कोई अति बेली जो बात है आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको आई द्वारा डिनोट करते हैं, इसका आंसर, इसका फार्मूला होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अब बटा में ऑब्जर्व मोलर मास। क्लियर है, कैलकुलेट मोलर मास अब बटा में ऑब्जर्व मोलर मास। चलिए अगला देखिए, अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्या कहता है, सुनिए। 23 नंबर कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। बड़ा स्थान है, सुन लीजिए। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन, एक होता है डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ये तीन, हर एक हाल में 3 को याद रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इनको याद रखिएगा। आपको हर एक हाल में तीनों का परिभाषा एकदम मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है, बड़ा आसान है। देखिए हम क्या करते हैं, तीनों का सेम मिलता जुलता है। एक बात याद रखिए, यहाँ पर खाली देखिए, अगर डिप्रेशन लगा हुआ है कम जाना, कम जाना, यहाँ पर केवल डिक्रीज लगा दीजिएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पर फ्रीजिंग पॉइंट रख दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा। कहीं भी अगर एलिवेशन लगा हुआ है, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, तो एलिवेशन यहाँ पर केवल इंक्रीज कर दीजिएगा, और वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कर दीजिएगा, उसका आंसर बन जाएगा। कैसे, चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं। वेन नॉन वोलाटाइल सॉलिड, जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉलिड को, अवाष्पशील द्रव को, सीधे समझिए, जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉलिड को इज एडेड इन ए प्योर लिक्विड, किसी भी शुद्ध द्रव के साथ जोड़ते हैं, तो अब जाकर क्या बनता है, एक विलियन बनता है। समझ गए। जब किसी दो चीज़ को मिलाते हैं तो एक विलियन बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, तब जाके एक सॉल्यूशन बना। देन
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटता है फ्रॉम प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जो घट गया, इस फ्रीजिंग पॉइंट को जो ये घटा ना, उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी का सेम मिलता जुलता परिभाषा आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एकदम आपको दिखाते हैं अभी जस्ट इसका परिभाषा है। एक एक बात का अंतर है, एलिवेशन लागल है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 गो चीज़ को मिलाए, तो 2 गो चीज़ को मिलाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वह शुद्ध द्रव से, यानी कि जो प्योर लिक्विड है उससे कम जाता है। तो उससे कम जाता है, इस घटना को क्या, इस जो कमी आया ना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बस बात बराबर, समझ में आ गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हुए डेल्टा टी एफ द्वारा डिनोट करते हैं, और डेल्टा टी एफ द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ कहने का अर्थ है प्योर लिक्विड, जो प्योर लिक्विड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और टी एफ जो है वो आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जो घटता है, जो इस भाई जो घटा तो कम होवे करेगा, किससे घटा? तो प्योर लिक्विड से। तो प्योर लिक्विड है माइनस में सॉल्यूशन का कर दिए ना, यानी कि जिससे देखिए बोला है परिभाषा में बोला है कि प्योर लिक्विड के जितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, उससे घट जाता है कौन चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट? और भाई सॉल्यूशन का। तो उसी को जब ये घटता है, कहने करते घटा तो कम होगा, तो कम होगा तो घटाएंगे तब है ना। तो जो प्योर लिक्विड होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे बिलियन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे, समझ गए। अच्छा, सेम मिलता जुलता परिभाषा आएगा अभी आपको, सेम मिलता जुलता एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सेम दिखाते हैं, आपको याद हो जाएगा। तीनों एकदम मिलता जुलता है और तीनों बहुत जल्दी याद होने लायक भी है। आप देखिए अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए सेम मिलता जुलता है, सेम सब में परिभाषा सेम है। एक का पैटर्न याद करिए, सब याद हो जाएगा। देखिए इसमें भी लिखे हुए हैं कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को एडेड किया जाता है किसी भी प्योर लिक्विड में, तब जाके एक सॉल्यूशन बनता है, और देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर एलिवेशन लगाया तो केवल इंक्रीज होगा। एलिवेशन का अर्थ होता है वृद्धि। तो जब क्या होता है कि बॉइलिंग पहले तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है प्योर लिक्विड से बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है प्योर लिक्विड से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर लिक्विड से बढ़ जाता है। इस बढ़ना को क्या कहते हैं? इस वृद्धि को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसे डेल्टा टी बी द्वारा डिनोट करते हैं, बस बात बराबर। इसे डेल्टा हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा टी बी के द्वारा डिनोट करते हैं, और डेल्टा टी बी द्वारा डिनोट करते हैं। तो भैया किससे बढ़ जाता है? तो प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का टीबी होता है, तो टीबी में से प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर है? आप याद रखिएगा इस पर। इसी प्रकार से सेम मिलता जुलता आता है लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। लोडिंग या डिप्रेशन, लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर बोलिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग। इसको लोडिंग में कॉमन होता है, एक तरह से कमना ही है। अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर कि वही लिखे हुए हैं। देखिए लोडिंग में से कम जाना, वही बात है। फिर देखिए जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया जाता है किसी भी प्योर लिक्विड में, तब फॉर्म से जाकर मिलकर मिलता है एक सॉल्यूशन बनता है। तब वाइपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है, कम जाता है फ्रॉम प्योर लिक्विड से। इस कमी को क्या कहते हैं? लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? इसे डेल्टा पी द्वारा डिनोट करते हैं। इसका पी नॉट माइनस पी होता है। पी नॉट का मतलब होता है वहाँ पर जो प्योर लिक्विड का वाइपर प्रेशर होता है वो, और पी का मतलब होता है बिलियन का प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर। हो गया, समझ में आ गया कि ना? बड़ा आसान क्वेश्चन सब है, तीनों के तीनों मिलता जुलता था। तीनों के तीनों मैंने आपको बताया कि भैया ये तीनों के तीनों इस प्रकार से तीनों अटैच है, और एक याद है तो 3 के 3 याद कीजिएगा, और तीनों का अटैच करके याद कीजिएगा, जल्दी याद रहेगा। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद हम यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी आपको। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भैया। आप देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर? रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्षिक। सापेक्षिक करने का अर्थ है अनुपात, तो बड़ा आसान है। द रेशियो मीन्स अनुपात। लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर एंड वाइपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर और जो प्योर लिक्विड का वाइपर प्रेशर होगा दोनों का अनुपात जो होगा ना, उसका दोनों का अनुपात, उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वाइपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक याद रखिए, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। तो जो भाई लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं ले सकते हैं हमारे नंबर पर 6201359657 पे मैसेज करके ले सकते हैं। और भैया विजेता बजट 50% ऑफ चल रहा है भैया, अभी प्राइस कम है, अभी ज्वाइन होकर ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।